नमस्कार दोस्तों, सरोकार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बीएसटीसी 2024 का जो पेपर आज हुआ, पेपर के सॉल्यूशन लेकर सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर के साथ आपके सामने सरोकार टीम हाजिर हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर आज का ठीक स्तर का था। 12th पास आउट विद्यार्थियों के लिए इतना आसान भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था। कॉम्बिनेशन देखा जाए तो अच्छा था, बढ़िया था। शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा था। उसमें ज़्यादा याद करने वाला, रटने वाला कोई टॉपिक नहीं था। इसके लिए रीजनिंग सरल थी, एक दो प्रश्नों के अंदर मिस्टेक भी है। हिंदी अच्छी थी, जीके सरल आया है। और दूसरी बड़ी बात हमारे कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कि उनको 1.5 महीने के अंदर जितना कुछ करवाया और जो जीके का पोर्शन है उसमें लगभग 100 पेज, पूरे जीके 100 पेज में करवाया गया था। और उनको बताया गया था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है और उन्हीं का बार बार टेस्ट अभ्यास की गई। और शिक्षण अभिरुचि के जो टॉपिक है उसमें से 22 प्रश्न ऐसे हैं जो हूब टू हूब हमने टेस्ट प्रैक्टिस में दिए थे, उसी में से सीधे आए हैं। जीके में भी ऐसे प्रश्न हैं कुछ जो सीधे टेस्ट में से आए हैं, या जिनको पढ़ाते समय बच्चों को कहा गया था कि यहाँ से आपको पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है। और बहुत सरल भाषा में और छोटे संक्षेप में काम करवाया गया है, क्योंकि एक अनुभव शिक्षक का ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा लिखाने से विद्यार्थियों के नंबर नहीं आते। संक्षेप में और फिक्स जगह कौन सी प्रश्नों की, वहाँ से जहाँ से बार बार प्रश्न उठते हैं वहीं पर आपको चोट करनी है ताकि विद्यार्थी अधिक नंबर ला सके। आप शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं राजस्थान की सामान्य जानकारी जीके वाला पोर्शन उसके बारे में आपको बता दूं। अपन ज़्यादा इसका एनालिसिस या व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आज जब सारे लोग उतावलेपन है इसका आंसर देखने के लिए, तो थोड़ी सी मार्किंग अपन देख लेते हैं इसकी। निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था? भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे थे, तो जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही है। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट गोगा जी कर गए थे, लेकिन गलत है। कल्ला जी जो है इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है? कोलवी की गुफाएं, जिसे राजस्थान का अजंता कहा जाता है, झालावाड़ में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। बम नृत्य, सब जानते हैं कि अलवर और भरतपुर का जो एरिया है वो बम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा निम्न में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास, बाणगंगा, काली सिंध और बांडी। काली सिंध नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से इनका उद्गम नहीं होता है। आगे देखिएगा 56 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति और तरुण राजस्थान। जो राजस्थान ज्योति है इसका संबंध विजय सिंह पथिक जी से नहीं था। बाकी तीनों पत्र जो समाचार पत्र है उनका संबंध विजय सिंह पथिक से रहा है। बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये बादल महल, उदयपुर का जो बादल महल है उनके बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसमें सीधा ऑप्शन आपका जो 2 नंबर है, गैब सागर झील के किनारे। गैब सागर झील डूंगरपुर में है और ये उदयपुर की बात कर रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध, आप सब जानते हैं कि जो विवाह है, विवाह से संबंधित है सामेला प्रथा। निम्नांकित में किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें आपको फड़ या पड़ पेंटिंग है, चित्रण है, उससे संबंधित आंसर करना था। आगे देखिएगा राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? साधु सीताराम दास विजोलिया किसान आंदोलन सही है। रामनारायण चौधरी बेंगू सही है। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से घड़साना से नहीं से, तो यह ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम रूप में प्रसिद्ध है? सब जानते हैं जमनालाल बजाज, सही उत्तर है। भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादक सूची में राजस्थान का पहला स्थान है। संप सभा की स्थापना निम्नांकित में किसने की थी? संप सभा गोविंद गुरु जी ने 1883 में। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सब जानते हैं आप झुंझुनू में। बहुत सरल प्रश्न है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हालांकि इसमें चारों ऑप्शन, उसमें चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगन ने करवाया था, तो वीर विनोद ग्रंथ यदि आप नहीं भी देखे तो भी उत्तर आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? ये हालांकि प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है, इसमें 82
या 81 और 82 प्रकार के खनिज, 81-82 प्रकार के हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। फिर यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 57 या 58, 57 या 58 प्रकार खनिजों का उत्पादन होता है, वो भी ऑप्शन नहीं है। अब इस प्रश्न को ऑप्शन की दृष्टि से तो इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आंसर करें तो सबसे सटीक और सबसे नजदीक बैठता है 79। जिन्होंने भी ये किया है उसका आंसर सही माना जा सकता है। हो सकता है ऑप्शन में ये नहीं है सारी चीजें, जो उत्तर सही है, सटीक उत्तर नहीं है, तो प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में 15% सीटें होनी चाहिए। राजस्थान की 200 सीटें हैं, तो 15 और 15 30 सदस्य होंगे। 3 नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंध में सही नहीं है? शुष्क जलवायु भरतपुर सवाईमाधोपुर, बिल्कुल एक गलत है, ये तो है ही नहीं। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें और है, आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर बाड़मेर चूरू। अब ये पूरा जिला तो बीकानेर बाड़मेर चूरू नहीं है, इसका कुछ आंशिक भाग है वो इसमें आर्द्र और शुष्क में आ सकता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर है ए उत्तर है, वो आपको करना है। उसके बाद में देखिए, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता? NM लोढ़ा या नरपतमल लोढ़ा जो है, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ? ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल 9th क्लास का प्रश्न, नशीराबाद से। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या क्या है? पहले राजस्थान अनुसूचित जाति की पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखनी है, और पहले लोकसभा की पूछ रहा है, फिर विधानसभा की। तो आप सब जानते हैं कि लोकसभा के अंदर 4 सीटें हैं, एक गंगानगर की, बीकानेर की, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाली 4 सीटें, और विधानसभा में 34। तो 4 और 34 का जो आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट 3 और 34 की कंफ्यूजन रहा है, 4 और 34 सही उत्तर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंदर राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? सब जानते हैं 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद में देखिए, निम्नांकित में से किससे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में जय सिंह जाना जाता है। अब मैं एक बात और बता दूं, जब भी हम BSTC की या किसी जो रीट वगैरह उसकी तैयारी करवाते हैं, तब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो राजवंश है उस राजवंश से बहुत बेहद कम प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो 1 या 2, लेकिन राजवंश को पूरा पढ़ा जाए तो पूरा राजवंश एक तरफ है, और दूसरा जो पूरा राजस्थान का हिस्ट्री और जो आर्ट और कल्चर का पोर्शन वो पूरा एक तरफ है। तो मिर्जा राजा जय सिंह बहुत सिंपल प्रश्न, पूरे राजवंशों में से सिर्फ एक ही प्रश्न आया है। तो मैं विद्यार्थियों को जो बार बार जिन चीजों से प्रेरित करता था कि राजवंश को बहुत कम पढ़ता है, वो हमारी बात सटीक और सही निकली। यदि इसमें फंस जाते तो पूरी हिस्ट्री जो इन्होंने कला संस्कृति और भूगोल का पूरा जो जीके पढ़ा है वो एक तरफ था, और राजवंश बहुत लंबा पोर्शन एक तरफ था, तो वहां फंस जाते, प्रश्न एक आता, वो भी बहुत सिंपल, जो बिना पढ़े हुए व्यक्ति कर सकता था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन है? सबसे बड़ा हिंदू, फिर मुस्लिम, तीसरा सिख धर्म आता है, चौथा जैन और 5वां ईसाई है। तो सिख धर्म आपको सही करना है। निम्नांकित में किस हिंदी माह में गणगौर मनाया जाता है? गणगौर गौर क्षेत्र माह मनाया जाता है, सबको पता है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? पश्चिम भाग है, सबको जानकारी है। राजस्थान में निम्न में कौन से जिलों में 56 का मैदान स्थित है? 56 का मैदान आप सब जानते हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच वाला जो भाग है उसको कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं? ये अच्छा प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उष्ण कटिबंधीय प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन जो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है, जो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ वाला भाग है, यानी कि इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भाग है वो सही उत्तर है। राई, बुडिया और खेला पात्र सब जानते हैं, जो मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है गौरी, उनसे संबंधित है। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? मंडन का संबंध महाराणा कुंभा से है, सब जानते हैं। लोंगे वाला मेमोरियल जैसलमेर में है, बहुत सिंपल है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म सही अलवर मेवाती सही है, झुंझुनू मेवाती अलवर सही है, झुंझुनू शेखावटी झालावाड़ हाड़ौती भरतपुर डूंडाड़ी नहीं है। ये आंसर सी उत्तर आपको करना है 82 में। फिर पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिकेली विग्रह चतुर्थ ने लिखी थी, सब जानते हैं। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की, आनंद विलास गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी की सही है, आनंद विलास जसवंत सिंह की है, हरिभूषण की नहीं है। उसके बाद में राजस्थान के निम्नांकित नरजातीय समूह में से कौन चरी नृत्य से है? गुर्जर, किशनगढ़ के एरिया के पास अजमेर के आसपास का चरी नृत्य प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 में राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? पशुधन का 11.26% भाग है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? कुंवारा किला, बाला किला, जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, उसको कुंवारा किला कहते हैं। आगे देखिए, किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? अजमेर से प्रकाशित होना शुरू हुआ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता सब जानते हैं 52.12% है।
महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की शताब्दी की रचना है 7वीं और 8वीं शताब्दी की है, तो इसमें आपको 8वीं शताब्दी ये उत्तर करना है, सबसे सटीक आंसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? सागरमल गोपा जैसलमेर सही है, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा सही है, रूपाजी धाकड़ बेंगूर, नानक जी भील जो डूंगरपुर है ये कथन असत्य है, असुमेलित है। उसके बाद में देखिए आगे, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कैसे है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या अपन ये पढ़ते हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बात वो की वो है, सिर्फ घुमा कर दिया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। 2 नंबर ऑप्शन सही है। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में खोला गया था, सबको पता है, एसीसी कंपनी द्वारा। निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहे के मंदिर के रूप में जाना जाता है? बच्चे को 5वीं क्लास से भी पता है, करणी माता का मंदिर। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि विज्ञान? अच्छा प्रश्न, जितने सारे इसमें से एक ही आया, थोड़ा टफ। 1904 इसका सही आंसर है, व्यावरण। निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आपको आकोला चित्तौड़गढ़ है वो दाबू प्रिंट से संबंधित है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित यानी कृषि और पशुपालन से संबंधित है? राजस्थान की ये आइडिया पढ़ाने लायक या याद करने लायक नहीं है। 24% तो कृषि पर निर्भर हो नहीं सकते, 42 हो नहीं सकते और 90 भी नहीं हो सकते। सबसे सटीक आंसर है 62% जो लोग हैं वो कृषि और पशुपालन से संबंधित क्रियाओं पर निर्भर है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना गंग नहर है। कई स्टूडेंट यहाँ पर गंगा नहर लिखा उससे कंफ्यूज हुए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा गांधी नहीं है, गुड़गांव नहीं है, भाखड़ा नागल नहीं है, गंगा नहर या गंग नहर है। 1922 से 27 के बीच गंगानगर एरिया में महाराजा गंगा सिंह वो लाए थे। इंदिरा गांधी 1948 में आई, तो ये लेट है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? चंद बरदाई के द्वारा, सबको पता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन भवानी मंडी, जिसका आधा भाग झालावाड़ में है, आधा भाग मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है? नीमच, देवली, नसीराबाद और शाहपुरा के अंदर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए, ये तो हो गए 50 प्रश्न जीके के। जीके के 50 प्रश्न हो गए, आप अच्छी तरीके से मिला लिए। इसमें से एक भी आंसर डाउटफुल नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आंसर्स की तैयार करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सबसे पहले जल्दबाजी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की कि 2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाए, लेकिन सबके जो प्रश्न है उसके सटीक आंसर होने चाहिए। तो आपने जो जीके वाला पोर्शन मिलाया उसमें यदि आपके स्कोर यदि 35 से ऊपर बैठता है तो अच्छा स्कोर है, यदि इससे कम है तो बाकी वालों के अंदर आपको लीड लेनी पड़ेगी। 35 से ऊपर अच्छा स्कोर है, जिसने 40 से ऊपर किया है वो जीके में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 12th लेवल के जो विद्यार्थी उनके लिए बहुत बहुत अच्छे प्रकार का जीके, इतना सरल नहीं है। अब देखिए, शिक्षा, अभिक्षमता और अभिरुचि। अब इसमें कुछ बातें ये है कि ये सारा पोर्शन एक तो अपनी समझ पर आधारित होता है, तो सबके उत्तर एक जैसे होंगे नहीं। दूसरा, इसमें इस बार वो भी नहीं है कि 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर वाला नहीं है। इसमें सबसे सटीक उत्तर है उसके आपके 3 नंबर दी जाएंगे, 1-2 वाला नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है इसमें मैं जहाँ पर डाउटफुल होगा वहाँ पर बता दूंगा आपको कि इसका आंसर कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर बोर्ड जो मानेगा वही तय होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जिसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते और जगह। अब देखिए, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? यानी आपको मानना है कि एक मास्टर होता है ना, शिक्षक, वो स्वयं में और विद्यार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, नए लक्ष्य निर्धारित करके, नई अपडेट जानकारी देकर, विचार उत्तेजक खेल खेलकर। ऐसे विचार उत्तेजक खेल खेलेगा ना, तब विद्यार्थियों को लगेगा हाँ हमें कुछ नया करना है। तो डी ऑप्शन आपका सबसे सटीक आंसर है। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसमें गणितीय कौशल है, इसका कोई रोल नहीं होता। फिर बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है? बालिका शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ाया गया है? सामाजिक बदलाव में महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है, बात तो सही है। महिलाओं के पास समय की अधिकता, ये भी गलत है। महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, गलत है। महिला जनसंख्या में कमी, कोई लेना देना नहीं। सबसे सटीक आंसर ए, तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए, निम्नांकित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? इसमें देखिए, अवलोकन विधि नहीं हो सकती, उपलब्धि परीक्षण नहीं हो सकती, इकाई यूनिट टेस्ट और
ट्रीज सूची, इसमें आपको इकाई यूनिट करना है, यूनिट है ना, यूनिट टेस्ट, इसको आपको सही करना है। ये मूल्यांकन की पद्धति है जो व्यक्तिनिष्ठ और पक्षपातपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक एक यूनिट के हिसाब से विद्यार्थियों का अवलोकन किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना, बिल्कुल भी नहीं। नोट्स देना, ये भी नहीं, जो बाकी वाले कोचिंग वाला करते हैं ऐसा आपको नहीं करना। महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, नहीं। विद्यार्थियों को फीडबैक लेना, सबसे बढ़िया आंसर डी ऑप्शन है। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास किससे होता है? एक छोटे बच्चे में किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूर्व धारणा पहले से बन जाती है, वो अभिभावकों को देखकर, उसके माता पिता का जैसी थ्योरीज होगी विद्यार्थियों वैसी थ्योरी विकसित होगी। आगे देखिए, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होगा, गलत है। विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना, उस दिशा में काम करना सिखाता है। विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं करता। गतिविधियों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र और जिम्मेदारी दिखाने का। मैंने पढ़ाते समय कई बार आपको कहा है कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं उनमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो पॉजिटिव नजरिया रखना है, एक अपने आप को शिक्षक मान लेना है, और जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हो सामने आपको पहली से पांचवीं तक का स्टूडेंट है उसको मानना है, क्योंकि आप बीएसटीसी एग्जाम दे रहे हो। और तीसरा, विद्यालय और परिवार और समाज के वातावरण के इर्द गिर्द आंसर खोजना है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है छात्रों से गृह कार्य करवाना, कोई नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो जैसे भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आती है तो आपको बिना कोई सोचे समझ सीधा आंसर कर देना है। आगे देखिए, कक्षा का माहौल होना चाहिए भरोसेमंद, ध्यान रखने वाला, धमकी भरा, सम्मानपूर्ण। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, धमकी भरा माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा देखिए 1 मिनट के लिए। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि, इसमें सब आपको अपने आप को टीचर मान लेना, आप टीचर बनने वाले हो जल्दी। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि उसे घर भेज दें, कतई नहीं। कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, ठीक है। प्रधानाध्यापक को सूचित करें, देर से आने पर ध्यान न दें। आपको कालांश पूरी होने के बाद कारण जानना है कि बेटा लेट कैसे आया, है ना, देर से क्यों आया, उसका कारण जानना। कोई भी परिस्थिति हो सकती है। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मौलिक आयाम क्या है? ये जिसको याद था सीधा वो है, बहुत गहरा प्रश्न है थोड़ा सा, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मौलिकता, लचीला प्रवृत्ति और धारा प्रवाहिता, एक प्रश्न जिसने किया आंसर वो सही आंसर है। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाते हो तो क्या करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को, यानी सामने वाले से संवाद कर रहे हैं तो अपने विचारों को प्रभावी बनाने के लिए क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानने को कोई जरूरी नहीं, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, सही बात है। अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे और जोर से बोलेंगे। यदि अपने आप की संप्रेषण विधि को आप बढ़ा रहे हैं तो आपको अपने ज्ञान को विस्तृत करना है। किसको? अपने ज्ञान को। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानना अपने विचारों को संप्रेषण करने के लिए जरूरी नहीं है। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था होती है, क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं, भावी पीढ़ी को उनको संचार करते हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं, ये भी सही है। सामाजिक समस्याओं का समाधान का सुझाव देते हैं, राइट है। समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं, तो गलत है। लेकिन सबसे बेहतर आंसर है इसमें ए। जितना लंबा आंसर, ज्यादातर जो साइकोलॉजी के रूप में होती है कि मनोविज्ञान और शैक्षिक अभिरुचि है, उसमें ज्यादातर सही व्याख्या की जाती है और व्याख्या करने के लिए लंबी लाइन अपने आप हो जाती है। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक है, वो एक बच्चे की प्रशंसा कर रहा है, तो गलती कौन सी हो सकती है? व्यक्ति को सही कार्य करने की सही व्यक्ति के नहीं कार्य की प्रशंसा करना, ये गलती नहीं हो सकती। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों की अवांछनीय प्रशंसा करना हो सकता है। व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना, ये भी नहीं। प्रशंसा सीधे तौर पर उचित, इसमें आपको आंसर करना है 2 नंबर बी। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों की अवांछनीय प्रशंसा करना, ये गलती की जा सकती है। ताकि रिजल्ट अच्छा रहे। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट स्वव्याख्यात्मक होनी चाहिए, सही है। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए, सही है। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां कतई नहीं होनी चाहिए। ये ना कुछ बातें ऐसी जो शिक्षा के अंदर कभी होनी नहीं चाहिए, नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगला है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली कार्य होगा? व्यक्तिगत स्पर्धाओं का आयोजन, सही है। गृह कार्य देना, नहीं। सहयोग पर पुस्तकें बताना, नहीं। समूह खेलों का आयोजन, यदि आप व्यक्तियों में सहयोग की भावना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समूह खेलों का आयोजन
अधिक से अधिक करना होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? सांस्कृतिक समानता, स्पष्टता, संक्षिप्त नहीं। सबसे ज्यादा बाधक है अधिक दुचिंता। चिंता जो व्यक्त होती है ना, वो आपको संप्रेषण में बाधक है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक टीचर होता है, उसकी कार्य क्षमता बच्चों को पढ़ाने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर हो सकता है। कठोर प्रशासन नहीं, अच्छा वेतन नहीं, उसके कार्यों की सराहना करके एक अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। दोनों तो ये नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। कार्य की अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर उसके कार्यों की सराहना करके। दोनों उत्तर सही है, लेकिन सबसे बढ़िया उत्तर है परीक्षा फल के अनुसार उसको पदोन्नति देकर, ताकि वो और अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो। क्योंकि परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति, जैसा रिजल्ट आए वैसा उसकी पदोन्नति कर दो, यानी पेमेंट भी बढ़ जाएगा, पोस्ट भी बढ़ जाएगी। उसके कार्यों की सराहना करके, एक बार कार्य की सराहना कर दो, 2 बार करो, लेकिन टीचर को कुछ मिलेगा भी नहीं ना, तो उसके भी कार्य क्षमता है उस पर, वो थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से होने लग जाएगा। आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ पूंजी है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। जहां पर भी सर्वांगीण विकास आ जाए तो दूसरा कोई सोचना ही नहीं आपको। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन होता है? सब जानते हैं सीसी सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसके द्वारा बढ़िया अच्छा होता है, अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे देखिए, सबसे सटीक आंसर मैं लेके आ रहा हूं, बहुत मेहनत की इन आंसरों पर। अब देखिए अगला, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? एक अध्यापक के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? 121 प्रश्न है। बच्चों में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, सही बात है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने को, ये भी ठीक है। बच्चों के श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को, ये भी सही है। धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को। देखो, एक अध्यापक को प्राथमिकता देंगे, आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन, सही बात है, लेकिन बड़ी लेवल की। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि छोटे बच्चों में कुछ ऐसे कमजोर, सामान्य से कमजोर विद्यार्थी, उनको भी आपको उनके बराबर लेके आना है। तो सबसे सटीक जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा आपका। धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य अधिगम के समकक्ष लेके आना। एक नेता को होना चाहिए कठोर, कंजूस, अस्पष्ट। कंजूस होगा साथ कोई नहीं चलेगा, कठोर होगा तो खड़ूस माना जाएगा, अस्पष्ट होगा तो फिर उसको सुनेगा कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए गतिशील होना चाहिए। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल सही। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता होती है, सही है। स्वतंत्र व्यक्ति चिंतन और कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, सही है। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते, ये डी गलत है, या ना, ये इसकी विशेषता नहीं होती। डी ऑप्शन सबसे लंबे वाला। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए, प्रभावी अनुशासन बनाए रखना हो कक्षा में, तो शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, ना छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, ये भी नहीं। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उसके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। इसमें आपको छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें ताकि वो अपने आप बिजी हो जाए और अनुशासन भी बना रहे। आगे देखिए, नवीन, मौलिक और उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित होती है किससे? सृजनात्मकता से। डिसलेक्सिया बहुत अच्छा है, पढ़ने के विकार से। ध्यान रखना, कोई मानसिक विकार नहीं, व्यवहार विकार नहीं, व्यक्तित्व विकार नहीं, पढ़ने के विकार से। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया होता है लिखने के विकार से। निम्नांकित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? अभिप्रेरणा की सहायता करती है बहुत आसान कार्य देना। कौन सी रणनीति सीखने के लिए मोटिवेशन की सहायता करती है? आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी रणनीति सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए मोटिवेशन की सहायता करती है? सोचो आप एक मिनट। मोटिवेशन की सहायता करती है बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक तो कतई नहीं होगा, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, यह भी नहीं होगा, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। ए और डी में से आंसर है
कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा मोटिवेशन की सहायता करती है? स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना, बहुत आसान कार्य देना, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना, डी ऑप्शन। इन दोनों में से बेहतर डी है। हालांकि हो सकता है इसमें ए भी सही मान ले, क्योंकि 3-4 प्रश्न इस शिक्षण विधि में ऐसे होंगे जिसका आंसर बोर्ड ही दे सकता है। आगे देखिए, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दें और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भाग भी लें। बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन सही आंसर आपका। अगला, निम्नांकित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? परिवार कार्यक्षेत्र। जब सीसी मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था बाकी वाले प्रश्न जो है वो आपको सिर्फ आपके व्यवहार पर आधारित है। यदि सृजनात्मकता के 2-3 बातें छोड़ दी जाए तो बाकी सीसी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। 4 प्रश्न आए इसमें से। एक, प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, संदेश के अर्थ अनेक नहीं होने चाहिए, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, संदेश हमेशा क्लियर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, सही। अधिगम परिवर्तन है, सही। अधिगम परिपक्वता नहीं है, अधिगम परिपक्वता नहीं है, सी ऑप्शन। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, केवल पढ़ाने में, स्व विकास में, सामाजिक विकास में, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में। ए, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे, क्या बात बता रहा है? छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे को काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं, बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। सबसे सटीक आंसर जो सबसे लंबा वो 4 नंबर ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार तभी किया जाएगा जब बच्चे का फीडबैक लेते रहेंगे माता पिता बार बार। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? सब जानते हैं, अधिगम। अधिगम के 3 से 4 प्रश्न आए, बहुत अच्छे प्रश्न आए। ठीक, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिले, पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते रहिएगा कि यदि मैं यहाँ पर होता तो क्या करता। एक सामान्य छात्र के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे कि ये उसके भाग्य में है, उसके लिए आगे की सीट में व्यवस्था करेंगे। सबसे सटीक आंसर, उसको सबसे आगे बैठाएंगे, उनको मान सम्मान देंगे, जो उनके आवश्यक कार्य है उनकी सुविधा प्रदान करेंगे। कुशल नेतृत्व का सफलता का रहस्य है। कुशल नेतृत्व करने वाले जो नेता, उसकी सफलता, वो जो सफलता प्राप्त करता है उसका क्या रहस्य है? यानी एक सामूहिक नेतृत्व करता है, उसका रहस्य क्या है? समूह में आपसे विश्वास, बिल्कुल सही है, वह विश्वास होना जरूरी है। सामंजस्य की उपस्थिति, ये भी सही है। समूह की उदासीनता नहीं, और समूह हित में गतिविधि, ये भी सही है। लेकिन तीनों में से सबसे बढ़िया है समूह के हित में गतिविधि करेगा तो बाकी वाले उस पर ऑटोमेटिकली विश्वास करना शुरू कर देंगे। सी ऑप्शन जिसने भी किया उसका आंसर सबसे सटीक है। आगे देखिए, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? लिखित सामग्री का, जो आप सामग्री लिख रहे हैं उसका मूल्यांकन, यानी आपने कोई निबंध लिखा उसका मूल्यांकन किसके आधार पर होना चाहिए? जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पूर्ण पेश करने की क्षमता, ठीक है। भाषाई अभिव्यक्ति केवल नहीं, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति सही है। विषय की समझ, अब इसमें डी ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं। अब जो कुछ पढ़ा जाता है वो पुनः पेश करने की क्षमता, ठीक है, लेकिन भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति दोनों आ जाए तो सबसे बढ़िया ये है कि आपने शुद्धता कितनी दर्शाई और अपने दिमाग का प्रयोग कितना किया। सबसे सटीक उत्तर है सी। आगे देखिए, हालांकि इसमें कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि और साइकोलॉजी दो ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आप कभी भी कोई विवाद करना शुरू करें तो उसमें जो लास्ट कमेटी होती है उनका उत्तर फाइनल माना जाता है। सृजनात्मक संबंधित ये सबसे बढ़िया उत्तर है। अपसारी चिंतन से विचार आपके उद्दीलित होते हैं, बाहर विचार जाते हैं। अपसारी चिंतन, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? कुछ शरारती बच्चे जानबूझकर कक्षा को भंग कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, गलत होगा। उन छात्रों को अन्य छात्रों से अलग कर देंगे, ये भी ठीक नहीं होगा। अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे। अनुशासन, कठोर अनुशासन बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे।
ये बढ़िया बात है, कोशिश करेंगे उनके व्यवहार में सुधार करने की। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा क्या कहलाती है? ये परीक्षा यूनिट टेस्ट कहलाता है। सब जानते हैं यूनिट टेस्ट, बेचारे एग्जामिनर बहुत भला मानुस था, उसने यूनिट टेस्ट इंग्लिश में भी दिया है ताकि नॉर्मल बच्चा है वो भी समझ सके उसको, है ना। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? उपलब्धि परीक्षण में 3 शब्द आते हैं, विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। ये सबसे बढ़िया आंसर। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, सही है। छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, सही है। छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। एक शिक्षक सफल हो सकता है छात्रों को बेहतरीन नागरिक बनाने में मदद करें। परीक्षा वगैरह सारे इसके हिस्से हैं। शिक्षण विधि की चयन में ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, विद्यार्थियों के जेंडर पर। उपलब्ध संसाधन का कोई मतलब नहीं, जेंडर का कोई मतलब नहीं, विद्यार्थियों को मानसिक स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया है कि शिक्षण विधि उपयोग कर रहे हैं तो शिक्षण की विषय वस्तु जो पाठ टॉपिक पढ़े उसकी प्रकृति कैसी है। यदि कोई भूगोल का टॉपिक है तो मानचित्र से समझाना है, ठीक है। यदि कोई समाज शास्त्र का है तो समाज के माध्यम से उदाहरण देकर समझाना है। तो इसमें विषय वस्तु की जो प्रकृति है वो सबसे बेहतर आंसर है। आगे देखिए, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी स्वयं कर लेता है। सबसे बड़ा नेता वही है जो पूरी टीम को लीड करता है और यदि कोई त्रुटि होती है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। एक अध्यापक कक्षा में वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत ना करें, गलत। समय आसानी से गुजर जाए, गलत। सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। सबसे बढ़िया आंसर स्थिति यहाँ की मनोस्थिति है। वातावरण अच्छा होगा तो विद्यार्थी अच्छा सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है? व्याख्यान, मस्तिष्क उद्दीलन। सी ऑप्शन बहुत कम बच्चों ने किया होगा, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि मन के अंदर आपके इधर उधर के विचार आते रहे तभी तो सृजनात्मक है। अनुशासन सृजनात्मकता को रोकता है। आप कोई बच्चा बाहर घरौंदे बनाना चाह रहा है, आप रोक रहे हो नहीं जाना है, तो बच्चे का आपके सृजनात्मक कला है उसको विकसित होने से रोक रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में आ रहा है मैं ये काम करूंगा, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, बेटा बढ़िया कर रहा है, तो फिर आप उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बातें हैं शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, सही बात है। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षण का विषय स्तर होना चाहिए, ये भी ठीक है। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये शिक्षण के लिए गतिशीलता का सबसे बढ़िया आंसर है, डी आंसर। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पद्धति सब जानते हैं, बुनियादी शिक्षा कौन सी? बुनियादी। आगे देखिए, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों में समुचित वृद्धि और विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? हुब डूब मैंने टेस्ट सीरीज में एक बार प्रश्न दिया था और सीधा प्रश्न है, सत्तावादी नहीं हो सकता, प्रबंधकीय नहीं हो सकता, नौकरशाही, लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। सबको सोचने की, अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो इस स्थिति में आप अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, अभिभावकों को सूचित करें, कारण जानने का प्रयास। ये एक बहुत बड़ा है। विद्यार्थियों के लिए कमजोरी का कोई भी कारण हो तो उसको शिक्षक का काम है उसकी कमजोरी को जानना है। आप किसी को सूचना या किसी की शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपनी शिक्षण अभिरुचि को टॉपिक। आगे देखिए, हिंदी को देखिए, थोड़ा बहुत अच्छा पेपर आया हिंदी का। 30 प्रश्न है, बहुत इजीली है। फिर अपन रीजनिंग के प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं। ये 3 मेरे टॉपिक है, मेरे लेक्चरर है, इन तीनों को मैं पढ़ाता हूँ अच्छी तरह से, तो इनको थोड़ा देख लीजिए। फिर रीजनिंग के लिए अपन बुलाते हैं सर को। देखिए, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बादल में जिसमें भी द आता है पीछे वो बादल के, ज आता है वो कमल का है। मेघ बादल का है, वारिद भी है, जलद भी है, लेकिन जल जात जो जल में जन्म ले उसको कमल कहते हैं। तो बादल का पर्यायवाची जल जात नहीं, सी ऑप्शन है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह है। पंचरत्न 5 रत्नों का समार द्विगु समास सही आंसर है। आप कहीं बहुरी मत करना कि इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? एकत्र सही है, नीरस सही है, मंत्रिमंडल सही, योगिरा से मंत्रिमंडल गलत है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में
ई की मात्रा छोटी होती है, लेकिन केवल यदि मंत्री आ जाए तो बड़ी होगी, लेकिन मंत्रिमंडल है तो छोटी मात्रा होगी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य होगी, राम के दर्शन पाकर होता है गलत। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी, ये भी ठीक नहीं है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है, ये भी ठीक नहीं है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी, ये बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है आपका। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किरण, रश्मि, अंशु सही बात है। केवट, नाविक, मल्लाह राइट है। कूल, तट, किनारा सही है। वायस, कोकिल सही है, लेकिन कुंतल का अर्थ केश होता है, तो डी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। आगे देखिए, 176वां, आंखों से परे, जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और आंखों से जो परे होता है उसको अपन परोक्ष कहते हैं। कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रस्थान, आगमन सही है। निष्काम, सकाम, करुण, निष्ठुर। राग द्वेष होता है, राग रंग नहीं होता, ये गलत है, सी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिछोना में ओना प्रत्यय है, देख लिया आपने। आगे देखो, लोक उपयोग, लोक प्लस उपयोग और ऊ बन के गुण संधि बना देते हैं, ए ऑप्शन सही है। स्व उपसर्ग युक्त शब्द है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। स्वागत में सु प्लस आगत होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसको छोड़ो, सु प्लस अल्प होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्व प्लस कर्म भी सही है और स्व प्लस इच्छा भी सही है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो आप जो संधि वाला शब्द होता है, जो संधि से शब्द निर्मित होते हैं, उसको सही मानना है, और सबसे बढ़िया उत्तर होगा स्वच्छा, स्व प्लस इच्छा होगा, स्व उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अब्ज और अब्द, मैंने अभी बताया आपको, ज आता है कमल के लिए, द आता है बादल के लिए, तो आपको कमल और बादल दोनों दिखाई दे रहे हैं, ए ऑप्शन सबसे राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, नहीं है। वह दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, बिल्कुल राइट। और शब्द आता है, और शब्द हमेशा दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो जो अलग अलग वाक्य उनको संयुक्त करने के लिए आता है, तो संयुक्त शब्द हो गया, बी नंबर ऑप्शन आपका सही, 2 नंबर। शुद्ध शब्द कौन सा? अच्छा प्रश्न। उज्जवल गलत है, अत्युक्ति भी गलत है। इसमें आपको निरोग शब्द सही है, निरोग, डी ऑप्शन सही करना है आपको। उसके बाद भवन और भुवन, भवन का मतलब घर, भुवन एंड संसार, घर और संसार, सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहावत का निम्न में से सही अर्थ है। सब जानते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को जब कीमती वस्तु मिल जाती है तो वो उसके बारे में छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल का कथन कहा जाता है। निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, ये नहीं हो सकता, ये द्वंद्व का है। क्रोध, अग्नि, ये भी नहीं। त्रिनेत्र, त्रिभुज, त्रिभुज उसका हो जाएगा द्विगु का। त्रिनेत्र सही शब्द, त्रिनेत्र सॉरी, त्रिनेत्र सही शब्द बहुव्रीहि का, 3 नेत्र है जिसके। जंगल में लगने वाली आग को अपन सब दावानल कहते हैं। अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अन प्लस अन्य सही है, अन प्लस आपत सही है, अन प्लस इच्छुक भी सही है, लेकिन अनु प्लस दान होता है तो अन से बना हुआ नहीं है, सी ऑप्शन अनुदान। तेवर का विलोम हम सब जानते हैं, तेवर, और दूसरी तरफ होता मंद। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, ये संकेत किया जा रहा है, तो आपको संकेतवाचक आंसर इसको सही मानना है, संकेतवाचक। उसके बाद देखो, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विधि, निषेध, सुलभ, दुर्लभ, ये शलाघा और प्रशंसा, शलाघा का विलोम निंदा होता है, इसलिए आपको शलाघा और प्रशंसा कर दिया तो विलोम शब्द सही नहीं है, ए नंबर ऑप्शन। निम्न में से अशुद्ध शब्द है सामर्थ्य, अंतर्ध्यान, रचयिता, शुश्रूषा, ये शुश्रूषा अशब्द है। मैं हमेशा क्लास के अंदर कहता हूं कि शुश्रूषा शब्द है ना, उसको बहुत अच्छे से देखना आपको, क्योंकि ये अभी तक पूछा गया सबसे ज्यादा और सबसे हार्ड शब्द है। हार्ड इसलिए कि इसमें शुश्रूषा शब्द है ना एक जैसे लिखे हुए होते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसको आपको रट लेना चाहिए अलग से। संप्रदाय तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, हवन के लिए सामग्री, ए नंबर ऑप्शन, हवन के लिए सामग्री। निम्न में से सही संधि विच्छेद है, षड प्लस आनंद गलत है, दिक प्लस विजय बिल्कुल सही है, क का है तीसरा वर्ण बन जाएगा, दिक प्लस विजय, दिग्विजय सही है। आगे देखो, अन्वेषण, अन्वेषण संधि विच्छेद है, अनुप्लसेषण, ये मैंने बोर्ड पर एक दिन करवाया था,
कि आपको यदि व से पहले कोई आधा अक्षर आता है या य से पहले कोई आधा आता है तो यण संधि कर लेनी है, पर अनु प्लस एसन इसका सही आंसर है। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए आंधी के आम, अटका बनिया दे उधार, ऊंची दुकान फीका पकवान, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, ए नंबर सही। आंख के अंधे हैं, बुद्धिहीन है, फिर भी धनवान है, गांठ के पूरे हैं। निम्न में से शक्ति का उपासक विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव और भक्ति शक्ति का उपासक होता वो शाक्त कहलाता है। डी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने भक्त किया होगा, गलत है, शाक्त आंसर सही है। अमीय, अमीय शब्द का होता है सुधा, सुधा पीयूष है ना, विष नहीं, आम्र नहीं, मधुप नहीं, मधु भौरा का, विष हलाल जहर का, आम्र आम का होता है। सुधा और अमीय एक जैसा है। फारसी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं, गैर कानूनी, खुश नसीब, ना काबिल, दुर प्लस आचारी, दुराचारी है ना, ये संस्कृत का है न कि फारसी का है। निम्न से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, इसमें लोहार नहीं हो सकता, शौकीन भी नहीं होगा, लकड़हारा भी नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया आंसर मुझे लग रहा है बुढ़ोती, हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज भी कोई हो सकता है, लेकिन सबसे इसमें बढ़िया आंसर है बुढ़ोती। इस प्रकार अपन ने जीके के, शिक्षण अभिरुचि के और हिंदी के प्रश्न है उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश की। अधिकांश प्रश्न, अधिकांश नहीं, इसमें कोई एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए तो पूरी गारंटी अपन नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि शिक्षण अभिरुचि जो प्रश्न है ना उनका निर्धारण जो बोर्ड बैठता है वही करता है। तो 2 या 3 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपका स्कोर लगभग आपने इसमें तय बना लिया होगा। एक बार और मैं बता दूं, इस बार जो मेरिट निर्भर करेगी वो जीके पर, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर और हिंदी पर डिपेंड करेगी। इससे पहले मेरिट होती थी वो शिक्षण अभिरुचि पर करती थी डिपेंड, लेकिन इस बार नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब उसके मार्क एक समान है, 4 3 नंबर आए तो ठीक, नहीं तो सीधा 0 आना है। लेकिन पहले 3 2 1 तो नंबर सही अपन जांच नहीं पाते थे और मेरिट वहां से प्रभावित हो सकती थी। कोई तुक्का लगाता तो अभी कभी किसी 3 आ जाता। इस बार जो तुक्का लगाएगा वो या तो 3 नंबर आएगा या फिर सीधा 0 नंबर आएगा। तो ये 3 टॉपिक अपने क्लियर किया। अब अपन रीजनिंग के लिए रीजनिंग गुरु खेत सिंह जो सुधार सर को बुलाते हैं, सर आइए और रीजनिंग का जो आंसर है ना उसको करिए। बीएसटीसी के अंदर पार्ट जो अ था मानसिक योग्यता, उसके बारे में बात करें। पहला प्रश्न है श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट है, 1440 आएगा। और दूसरा क्वेश्चन, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए श्रमिकों 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है तो 4 श्रमिकों की एक दिन में मजदूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा आपके सी ऑप्शन जो है 80 रुपये। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है, इसी प्रकार आपको पृथ्वी का संबंध पूछा है तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रह से हो जाएगा। फिर आपको पूछा है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और इसका एक विकर्ण 20 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन 192 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न संख्या 5, उसके अंदर देखिएगा लिखा हुआ है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें पिता की उम्र 45 वर्ष और पुत्र की उम्र 15 वर्ष होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति। ये एनालॉजी का प्रश्न है। बंदूक का संबंध गोली से इस प्रकार है कि बंदूक से क्या निकलेगी? गोली। तो उसी प्रकार चिमनी से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? मतलब 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न है। वर्गीकरण का क्वेश्चन है। तो राजस्थान, पंजाब, बिहार ये तीनों राज्य हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये अलग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अपन बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो इसके अंदर आपको कूट भाषा यानी कोडिंग का प्रश्न दिया हुआ है कि चल को कूटबद्ध किया गया 38-132 में। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि सी को किस रूप में लिखा गया? 3 से, और एच को 8 और ए को 1 से लिखा गया। लेकिन एल के अंदर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एल वैसे नंबर अल्फाबेट में 12 नंबर पर है, लेकिन यहाँ 1 और 2 को जोड़कर क्या बनाया गया है? 3 बनाया गया। इस रूप में इसका आंसर हो जाएगा आपके 26-194 डस्टर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए मालती। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है, मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? इसका सटीक आंसर होगा आपके 26 मिनट। नेक्स्ट पीडीएफ को अपन पेज घुमा दे। हाँ, ये पेज चेंज हो गया। अब इसके अंदर विषम का चयन कीजिए। इसमें आपको ईमानदार, उचित, न्याय संगत, ठीक है ना, और पक्षपातपूर्ण, तो इसमें अलग कौन हो गया?
पक्षपातपूर्ण, क्योंकि ये नकारात्मक पहलू है। फिर उसके बाद में दिए गए संयोजन की जल छवि के बारे में बात करें अपन, तो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपको, क्योंकि ऊपर का भाग क्या दिखाई देगा, जल के अंदर नीचे दिखाई देगा। फिर उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, यहाँ सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय की ओर देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में। तो सूर्योदय आपको पता है कि पूर्व में होता है, तो पूर्व में देखकर वो सीधा खड़ा है, पूर्व में देख रहा है, और उसका दाहिना हाथ किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल को हॉकी कहा जा रहा है, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, और क्रिकेट को कबड्डी कहा जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे, तो वो कौन सा खेल खेलेंगे, तो हॉकी को क्या कह रहे हैं अपन, बास्केटबॉल। तो राइट हो जाएगा इसका उत्तर डी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष, और वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु दी हुई 24 वर्ष, और आपको पूछा है 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु यहाँ 36 ऑप्शन आएगा, लेकिन जो ऑप्शन इस प्रश्न के अंदर नहीं है, जो ये प्रश्न आपके मुझे लग रहा है कि डिलीट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, वैन आरेख से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पुरुष, महिला और शिक्षकों का संबंध पूछा है। इसमें सी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, बीच में शिक्षक आ जाएंगे, और शिक्षक क्या हो सकते हैं, इधर महिला आ जाएगी, तो इधर कौन हो जाएंगे आपके, पुरुष। तो कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी क्या हो सकती हैं, शिक्षक हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें, जो श्रृंखला का प्रश्न है, इसके अंदर आपके शुरुआत में ए को हटाकर फिर लिखा गया है, ए को लास्ट में ले गए, फिर इसके अंदर बी को हटाकर लास्ट में ले जाना आपको, तो इसके अंदर बी ऑप्शन सी डी ई ए बी, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसके अंदर आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखें, सबसे पहले आपके आ जाएगा आगमन, तो 3 नंबर ऑप्शन है 2 ऑप्शन के अंदर, बी और सी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगमन के बाद में आपके हो जाएगा परिचय, आगमन होने के बाद परिचय हो गया, परिचय के बाद में आपके हो जाएगा चर्चा, और उसके बाद में अनुशंसा, और लास्ट में हो जाएगा आपके प्रस्तुति। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, फिर निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले पूछा शब्दकोश, डिक्शनरी के अंदर किस प्रकार शब्द आएगा। ठीक है, तो सभी शब्द आपके एन ओ के शुरुआत में एन ओ लिखा हुआ है, एन ओ सब में लिखा हुआ है, तो आप एन ओ के आधार पर तय नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि एन ओ के बाद में 3 नंबर पर बी सबसे पहले आएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो उसके बाद में एम जो 13 पर है, इधर आर 18 पर है, एस 19 पर है, तो कौन आ जाएगा 1 नंबर, 4 के बाद 1 नंबर इस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। इसके अंदर देखिएगा 1 में 53 से 40 ऐसे चला है, 40 से 27, फिर 27 से यूं। ठीक है, 53 से 40, 40 से 27, 27 से यहाँ चलने पर आपके 13 की कमी की गई है, तो यहाँ राइट हो जाएगा आपके 14 नंबर, 14 आएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में घंटे की सुई, ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 65 डिग्री, और समय आपको दिया हुआ है 4:10 का, तो 65 डिग्री आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट पेज को अपन चेंज कर देते हैं, ये 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा, मतलब 3 एक जैसे, तो नारंगी भी कलर है, हरा भी एक कलर है, लाल भी कलर है, तो उत्तर आपका रंग एक अलग हो गया, तीनों ये बाकी वाला क्या है, कलर है। विषम आकृति का चयन करना है, भिन्न का चयन करना है, इसके अंदर आपके कौन सी आकृति अलग होगी, तो यहाँ देखिएगा, इसमें इन दोनों के ये 2 किनारे पर है, एक में बीच पर ये डार्क किया हुआ भाग है, और इधर इसमें अपन देखें तो ये 2 किनारे पर है, और बीच में एक डार्क किया हुआ भाग है, इसके अंदर तीनों ही किनारे पर है ये, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका जो है ये विषम हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर जूता का संबंध जिस प्रकार चमड़े से, यानी चमड़े से क्या बनेगा, जूता, तो इसी प्रकार रबर किससे बनेगा, लेटेक्स से, तो आपका उत्तर क्या हो गया, लेटेक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लुप्त पद के अंदर से एक प्रश्न आया हुआ है, इसके अंदर सामने वाले साइड में 3 से गुणा करके लिखा हुआ है, 3 से गुणा करके 18 आ गया, तो इसी प्रकार आप 9 से गुणा करेंगे, 3 से नहीं 6 से गुणा किया गया, 3 का गुणा 6 से किया 18 आ गया, तो 9 का गुणा 6 से करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 26 आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको विषम आकृति का चयन करना है, मैट्रिक्स का प्रश्न, ये भी लुप्त पद का। इसमें क्या किया है, देखो, इसमें पहली आकृति के अंदर 2 लाइनें हैं, फिर उसके बाद में 1 लाइन हटा दी, फिर पूरी लाइन हटा दी, इसके अंदर 2 लाइनें हैं, तो 1 लाइन हटाने वाला आपको देखना है, तो इस प्रकार का ऑप्शन केवल आपको कहाँ दिख रहा है, डी के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला का एक प्रश्न आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि
कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर है और अंत से 14वें नंबर पर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एम। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें, आर का घर एम के घर के ठीक सामने और आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, तो एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम किस दिशा में जाएगा, तो ये आपको जैसे मान लो आर यहाँ खड़ा है, आर किस दिशा में जा रहा है, आर जैसे यहाँ खड़ा है तो आर ये यहाँ प्लस बनाकर अपन देखें तो यूँ जा रहा है, सामने किसका घर है एम, तो इसके विपरीत दिशा में आपको एम को चलाना है, तो एम जाएगा आपके ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन जिसमें है यानी ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें जो कोडिंग का प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD यानी एन के अंदर ए घटा दिया, ए के अंदर ए घटा दिया, एम के अंदर ए कम कर दिया और ई के अंदर भी ए कम कर दिया। इसी प्रकार आप पियोन के अंदर देखो, पी से ए कम करने पर आपका ओ आ जाएगा, ई से कम करने पर डी आ गया, ओ से कम करने पर आपका एन आ गया और एन से कम करने पर एम। तो ऐसा ऑप्शन आप देखिएगा ODNM, ये ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ ये वापस आ गया सर, सही है। अब इधर देखो रिक्त स्थान की बात करें, यहाँ देखिएगा P21 लिखा हुआ है, फिर J28, तो P से J, P 16 नंबर पर है और J जो आपका है, थोड़ा मैं पेन हल्का सा पतला कर देता हूँ। अब इसमें देखिएगा जो P आपके वो 16 नंबर पर है और J आपके 10 नंबर पर है, तो P और J में गैप कितने का हो गया, 6 का। तो इसी प्रकार यहाँ G कितने नंबर पर है, 7, 7 और 6 जोड़ेंगे आप तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 और 6 जोड़ने पर आपके आ जाएगा ऑप्शन इस प्रकार का, इसमें नहीं दिए, सारे ए से शुरू है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ए आगे तो अक्षर ए ही आएगा, सभी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो यहाँ अक्षरों में कोई वृद्धि नहीं करनी। लेकिन अंकों में देखिए 21 और 28 में कितने की वृद्धि, 7 की, तो 19 में 7 बढ़ाओ, 19 और 7 कितने हो गए आपके 26, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए 26। ठीक है, अक्षर आपको वही लेने लेकिन अंकों में 7 की वृद्धि करनी। फिर यहाँ श्रृंखला में देखिएगा, यहाँ आपको क्या किया गया, 2 के बाद 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का और आधा किया था 1/4, 1/4 का और आधा करते हैं अपन 1/4 का, तो इसमें आ जाएगा आपके 1/8। ये ऑप्शन जो इसमें है वो इसका राइट हो गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा श्रृंखला के अंदर, इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन 57, 63, 71, 81, 93, इसके अंदर आपके बी ऑप्शन 107 राइट होगा। नेक्स्ट ये सार्थक क्रम का प्रश्न आ गया, इसके अंदर सुबह चेहरा धोना, दांत साफ करना, स्नान करना, ये क्रमशः सही हो जाएंगे। सबसे पहले सुबह होगी, सुबह होते ही आप चेहरा धोएंगे, फिर दांत साफ करेंगे और फिर क्या कर लेंगे आप, स्नान करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें समीकरण, इक्वेशन को सरल करना है और x का मान ज्ञात करना है, इसमें क्रॉस गुणा करके आप सरल कर लेना, इसका उत्तर आ जाएगा आपके 144, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जहाज का संबंध कप्तान से है, उसी प्रकार आपको समाचार पत्र का संबंध पूछा है तो उसका संचालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, संपादक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शब्दकोश का है, तो शब्दकोश के अंदर देखिएगा इसमें आपको दिया हुआ है कि ये 1 2 3 4 5 शब्द दिए हुए, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सब में CE सब में शुरुआत में देखिएगा। और आपको इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी, विशेष रूप से अवरोही क्रम पूछा है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया आपके कि बड़े से किधर चलना आपको, छोटे की ओर, अर्थात लास्ट से किधर चलना आपको, प्रथम की ओर। तो सबसे पहले लास्ट अक्षर जो आएगा उससे आपको प्रथम की ओर चलना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट अपन बात करें तो इनमें से सबसे लास्ट कौन सा आएगा, तो सी सब में आया हुआ है, उसके बाद में 3 नंबर पर एल है, इधर ए है, इधर एल है आपके, इधर आपके एल है और इधर सी है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एल वाले तो लास्ट में आएंगे, तो एल वालों को आप पहले पकड़ दो। 3 ऐसे जो एल वाले, एल के बाद में इधर ए दिया हुआ है, इधर वापस एल आया, इसका मतलब 2 नंबर सबसे पहले आएगा, यानी 2 नंबर जो लास्ट में आने वाला है उसको अपन को सबसे पहले लेना है। 2 नंबर आपके 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों कट गए। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर यहाँ से हटा दीजिएगा। अब इसमें इन दोनों में देखिए एल आई और एल ए में से आपके कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर, तो 2 के बाद में आपके 5 नंबर ए के ऑप्शन में आ रहा है और ये आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें आपके 100 से गुणा करके या भाग देकर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। इसके अंदर 3 आकृतियों में आपके 4-4 लाइन है, लेकिन ये आकृति पूरी भी नहीं है 1 नंबर, तो आपके 1 नंबर आकृति बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट अपन बात करें तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है और वरुण की माँ का संबंध किससे पूछा है? आरती की माँ से पूछा है। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा नानी। वरुण की जो माँ है वो आरती की माँ के क्या लगेगी? नानी लगेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें व्यक्ति का जीवन, जीवनी से यानी किसी व्यक्ति की क्या लिखी जाती है? जीवनी। उसी प्रकार राष्ट्र का क्या लिखा जाएगा? इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री होगी, वो राष्ट्र के बारे में लिखी जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 दिनों वाला एक महीना है और जिसमें आपको कहा गया कि तीसरा गुरुवार 16 तारीख को, मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना आप, 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख और 22 तारीख और 29 तारीख को पड़ने वाले वार महीने में सेम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 16 तारीख को पूछा है, इसका मतलब यहाँ 2 तारीख को और 9 तारीख को और 16 तारीख को जो वार आएंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं कि 23 तारीख को और वापस कब आएगा ये? 23 तारीख को। तो यहाँ 16 तारीख को आपको दिया हुआ है गुरुवार, इसका मतलब हो गया कि 2 तारीख को भी गुरुवार होगा, ठीक है, और 9 तारीख को भी क्या होगा? गुरुवार होगा, और 16 तारीख को तो गुरुवार प्रश्न में दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कि महीने का आखिरी दिन, और महीना कितने दिनों का है? 31 दिन का है। तो ये तय हो गया कि 23 को भी गुरु होगा और 30 को भी क्या हो जाएगा? गुरु। और 31 का महीना है तो 31 तारीख को वार हो जाएगा शुक्रवार। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि किसी भी 31 दिन के महीने के अंदर 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार रहेगा। इसमें तो आपको याद रखना, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि 5वां शुक्रवार 31 तारीख को पड़ेगा और वो महीने का कौन सा हो जाएगा? आखिरी दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें, राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? तो आपको स्पष्ट ध्यान रखना है कि 9 और 5 कितने हो गए? सीधे गिन लो आप, 14 वर्ष, और 24 में से 14 वर्ष घटाएंगे तो पीछे कितने रह गए? 10। इसका मतलब आयु तो साथ साथ में बढ़ेगी, एक व्यक्ति की आयु में कितने की वृद्धि करनी है आपको? 5 वर्ष की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा गया, यहाँ पीछे से लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। R 18 नंबर पर होता है, 1 कम करके Q लिखा गया। E 5 पर होता है, 1 कम करके D लिखा गया। G 7 पर होता है, 1 कम करके F लिखा गया। I 9 पर होता है, 1 कम करके H लिखा गया। T 20 पर होता है, 1 कम करके S लिखा गया। इसी प्रकार आप फिर देखिएगा, F पीछे से पकड़ना, H 8 पर है, इसमें से 1 कम कर लो आपके तो ये G आ जाएगा। फिर S जो है ये 19 नंबर पर होता है, इसमें से 1 कम कर दिया तो R आ जाएगा। फिर I में से 1 कम करेंगे आप तो 9 में से 1 कम कर देंगे तो 8 पर H आ जाएगा। और F जो 6 नंबर पर है उसमें से 1 कम करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा? E आ गया। तो GRHE ये आपका ऑप्शन है, आपका 2 नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कथन क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है? ये आपको कथन दिया गया है। तर्क के अंदर देखिए 2 तर्क दिए गए। पहला लिखा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बात इसकी सही है कि एकल परिवार है वो संयुक्त परिवार से बेहतर नहीं है। इसके पीछे इसने तर्क दिया कि संयुक्त परिवार में सुरक्षा ज़्यादा अच्छी होगी, देखभाल करने वाले लोग ज़्यादा होंगे और काम का बोझ भी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, इसलिए काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तर्क मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्र है। बिल्कुल, एकल परिवार होने का मतलब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो फ्री एंड होते हैं। तो ये भी इसका तर्क क्या है? मजबूत है। तो इसमें आपके दोनों तर्क मजबूत हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन आपको दिया हुआ है 5000, ब्याज की दर दी हुई है 18% और समय अवधि कितनी दी हुई है? 4 वर्ष। तो इसके अंदर आपको PRT बट्टा 100 वाला फॉर्मूला लगा लो, ये PRT, ठीक है, और बट्टे में क्या लगाना आपको? साधारण ब्याज ज्ञात करने का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ 5000 हो जाएगा और इसको सरल करेंगे आप तो R का 10 और समय आपको 4 और इसका भाग 100 देकर सरल करेंगे तो करीबन आपका इसका उत्तर आ जाएगा आपके 3600 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपको लीप वर्ष पूछा है, कैलेंडर से प्रश्न आया है। 2016 लीप वर्ष है क्योंकि 16 में 4 का भाग पूरा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें श्रृंखला का, ये शब्द श्रृंखला है। इसके अंदर आपके क्या किया गया देखिएगा, C में 2 जोड़कर E लिखा, E में 2 जोड़कर G लिखा, G में 2 जोड़कर I लिखा, I में 2 जोड़ोगे तो आपके क्या आ जाएगा? K। फिर उसके बाद में देखिए X 24 पर है और V 22 पर होता है, यहाँ 2 की कमी की गई। फिर 22 में से 2 कम करके 20 लिखा गया, 20 में से 2 कम करके 18 लिखा गया, 18 में से 2 कम करेंगे 16 और 16 पर क्या होगा? आपके P आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ D जो 4 नंबर पर है
4 में से 2 की वृद्धि करके f लिख दिया। देखो 4 और f कितने पर होता है 6, 2 की वृद्धि की, फिर और 2 की वृद्धि करो h आ गया, फिर 2 की वृद्धि करो j आ गया, j में 2 की वृद्धि करेंगे तो 12 नंबर पर आपके आ जाएगा l, KPL। ठीक है ना, यहाँ तक देखिए 2 ऑप्शन में आपके आ रहा है KPL और KPL, इसलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं। W 23 पर है, 23 में से 5 कम किए R आ गया, R में से फिर 5 कम किए 13, फिर 5 कम किए 8, 8 पर H आ गया, फिर 5 कम करो तो 8 में से 5 जाने पर पीछे क्या रह जाएगा 3, और 3 नंबर पर क्या आएगा C। तो आपका ऑप्शन बी कौन सा राइट हो गया, C ऑप्शन, KPL C। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक क्या है समान नहीं है। इसका मतलब हो गया कि वर्गीकरण का प्रश्न है। 81, 25 और 49 ये किसी संख्या के क्या है, ये तीनों यहाँ आपके देख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये तीनों यहाँ आपके क्या हो जाएंगे वर्ग संख्या है। ये 7 की है, वो 5 की और वो 9 की। 331 किसी की वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए आपका उत्तर राइट क्या होगा 331। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, तो इंच, सेंटीमीटर और गज ये तीनों माप लंबाई की मापने की इकाई है, ओस जो है वो भार को मापने की इकाई अलग होगी आपकी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको शब्दकोश में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है और आपको पूछ रहा है कि सबसे अंत में आने वाला शब्द, तो यहाँ देखिएगा सबसे अंत में देखिए शुरुआत AC, इधर भी AC लिखा हुआ है, इधर AC है, 2 अक्षर से तय नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें C है जो 3 नंबर पर है, ये 17 नंबर पर है, ये 8 नंबर पर H आएगा। इसका मतलब यहाँ T जो 20 पर है ये सबसे लास्ट आएगा। लगभग ये आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अब इंग्लिश के प्रश्न के लिए पंजी। अब इंग्लिश के जो पोर्शन है उसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। इंग्लिश के हमारे सर महेंद्र जी दैया सर उन्होंने आंसर सेट किया है और अभी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। व्याख्या आप मेरे से पूछना मत। व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर बी ऑप्शन, थिंकिंग दैट दे नाउ व्हेन द फैक्ट दे डन इट। 2 नंबर ऑप्शन जिसने किया है वो सही आंसर है। उसके बाद में देखिएगा पैराग्राफ वाला आंसर वो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सिली एरर सुपरमैन जीनियस। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है 1। ठीक है। उसके बाद में है व्हाट डज द राइटर थिंक टू एरिस्टोटल, है ना, क्या सोच रहा है वो। आंसर आपको करना है 4 नंबर, इसमें 153 में 4 नंबर, है ना, ही थॉट न्यू 4 नंबर। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन करेक्ट फॉर द सेंटेंसेस दिस सूप इज वेरी हॉट, है ना, इसमें आपको आंसर करना है इज इट 1 नंबर ऑप्शन, इज नॉट इट्स 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए फिर फिल इन द फ्लैंक। आई रिटर्न 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, इसमें आपको होगा हैव रिटर्न ए नंबर 1। फिर कंप्लीट द सेंटेंस विच सुटेबल आर्टिकल, देयर इज अ फिश इन द बोतल 2 नंबर ऑप्शन बी। फिर देखिए सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट कंटिन्यू ग्रामेटिकल एरर्स, द फर्नीचर वर ऑर्डर गलत है। ठीक है, फर्नीचर अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो फिर वर ऑर्डर गलत है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रेपोजिशन बिसाइड्स एक्टिंग, एक्टिंग के अतिरिक्त आमिर खान आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्ड्स बिसाइड्स। उसके बाद देखिए विच इन द करेक्ट एंड सिनोनिम्स ऑफ जेंटल, जेंटल ने भद्र, नम्र और उसका विलोम उसका सिनोनिम्स होता है सॉफ्ट। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंसेस, बॉयज लाइक नहीं हो सकता, लाइक्स। सीता लाइक टू स्विमिंग इसमें नहीं आ सकता। दे लाइक्स प्लेइंग कार्ड्स, ये प्लेइंग नहीं आ सकता। डू यू लाइक सी ऑप्शन 160 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इन द ब्लैंक स्थान की पूर्ति करें। द स्टूडेंट डिसएग्रीड विद द टीचर, टीचर से डिसएग्रीड विद, जब भी किसी व्यक्ति के साथ डिसएग्री होते हैं विद आता है। फिर सेलेक्ट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, somebody who reads all the times, bookworm ए नंबर, bookworm जिन्होंने किया वो सही आंसर है। उसके बाद देखिए एट द मिसिंग लिंक, आई वंडर व्हाट सी विंस, व्हाट
चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। सी हेयर्ड द गुड न्यूज। She heard the good news, she was happy. She heard the good news and she was happy. एक नंबर ऑप्शन सही आंसर है। कंपाउंड सेंटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक। प्लीज गिव मी सम मिल्क। फ्यू काउंटेबल के लिए, ये अनकाउंटेबल तो सम मिल्क आ जाएगा। आगे देखिएगा, अच्छा पेपर आया है। आपको सेंटेंसेस की टेंस की पहचान करनी है। सी हैज़ बीन टीचिंग 10 ईयर्स, समय भी दिया है, और हैज़ बीन कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, डी ऑप्शन सही है। फिर फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। कॉन्फिडेंस, बी ऑप्शन। CONFIDENC ही करना है आपको। फिर सी सेड, अगला देखिए, सी सेड आई सा फिल्म। इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। सी ऑप्शन सही, सी सेड दैट, सी ऑप्शन सही आपका है ना। इनडायरेक्ट स्पीच है। विच इन द लेजी, एंटोनिम सुनना है। लेजी का मतलब आलसी, तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सी एक्टिव। फिल इन द ब्लैंक। सी इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। इसमें आपके आंसर है किधर गया, हाँ, नाउ, पहचानना, सी ऑप्शन। सी नोज इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। आगे देखिए, बस ये हो गए इंग्लिश के आपके पूरे। अब आपको अपने आंसर की मिलानी है, अभी के अभी तुरंत मिलानी है, और कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज के द्वारा अपना नंबर है वो बताने हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। फिर मैं एक पोल के माध्यम से कल तक आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि अनुमानतः मेरिट गर्ल्स की और बॉयज़ की कैटेगरी वाइज अलग अलग कितनी रह सकती है, उसके लिए मैं मेरिट लेके आऊँगा। तब तक के लिए आंसर मिलाकर आप मैसेज जरूर करिएगा। धन्यवाद।